नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट नंबर 11 है। अगर आपने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे रखा है, फटाफट से दोस्तों सभी वीडियो देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको एयरफोर्स बायोग्रुप की तैयारी अच्छी तरीके से करना है दोस्तों, आपके लिए सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर दोस्तों आपको लगभग 300 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। अगर आप दोस्तों उनमें से लगभग 100 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लेंगे तो भी आप लोग एयरफोर्स बायोग्रुप में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने बातों को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को प्रेस करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दोस्तों, ये मैंने कल की वीडियो में आपसे सवाल पूछा था। कुछ बच्चों ने दोस्तों कहा था कि इस सवाल को दोबारा बता देना, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है, यदि 7 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 7 दिन में 7 इकाई कार्य समाप्त करते हैं, तब 5 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 5 दिन में कितनी इकाई कार्य को समाप्त करेंगे। दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, M1D1H1/W1 बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है, M2D2H2/W2। यहाँ मतलब ये हुआ कि आदमियों की संख्या, डी का मतलब दिनों की संख्या, एच का मतलब घंटों की संख्या ऊपर रहेगी, आपका कार्य जितना होगा वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, और आप इस फार्मूले से आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे सवाल को किस टाइप से लगाएंगे, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 7 आदमी हैं तो लिखेंगे 7 गुणा 7 घंटे काम करते हैं तो 7 गुणा और 7 दिन में तो मतलब 7। ठीक है, क्योंकि दिन घंटा और जितना भी आदमी है सब ऊपर रहेंगे। और दोस्तों आपके 7 इकाई कार्य करते हैं, आपका कार्य कहाँ रहेगा, बटा में रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से बराबर। अब आप देखेंगे क्या करें, 5 आदमी लिखेंगे 5, लिखा है 5 घंटे कार्य करके तो मतलब 5, 5 दिन में तो मतलब 5, कितने इकाई कार्य करेंगे तो आप इकाई कार्य मतलब ये नीचे आएगा आपका, तो आपका इतना हो जाएगा। ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आपको यहाँ से एक्स का मान निकालना है। देखिए 7 से आपका 7 कैंसिल होगा, आपका होगा दोस्तों 49/1 बराबर 125/x। ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, इतना तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों जब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को उधर ले जाना पड़ेगा और 49 को नीचे लाना पड़ेगा। तो आपका दोस्तों यहाँ से निकल के आएगा x का बराबर कितना आएगा, 125 और बटा में दोस्तों आपका आएगा 49। दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 125/49 यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देखिए तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 2 नंबर। यहाँ पर दोस्तों सवाल को पहले पढ़िएगा, उसके बाद बताइएगा कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपसे कह रहा है 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 2 किलोमीटर की दूरी है, दूरी तो वही रहेगी। अब एक बार इधर से जा रहा है, एक बार उधर से आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दूरी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 किलोमीटर की दूरी जो है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब इससे है कि 6 किलोमीटर चाल से जा रहा है, ठीक है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। सिर्फ मतलब इससे रह गया है। ये बात आपकी समझ आ रही है। मैंने आपको बताया कि दूरी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक बार में जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपको निकालनी है औसत चाल। इसके लिए एक होता है फार्मूला, आप उसे याद करें और सवाल को बहुत ही जल्द सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपका रहेगा दोस्तों 2ab/a+b, 2ab/a+b। ये रहा दोस्तों औसत चाल निकालने का फार्मूला। अगर आपने ये फार्मूला याद कर लिया तो आप बड़े सवाल को, ठीक है, औसत चाल जो है बहुत ही जल्द निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों में करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेना है 2 × a मतलब है एक चाल, पहली वाली 6 किलोमीटर है, दूसरी वाली है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखेंगे 4 बटा में दोस्तों 6 + 4। बस आपको यही करना है, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। देखिए गुणा करेगा, 6 दूनी 12 चौक 48 बटा में आपका हुआ 10। तो यहाँ से दोस्तों आप जब हल करेंगे तो आपका निकल कितना आएगा दोस्तों, 0 से आपका आए पॉइंट, तो आपका है 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपकी दोस्तों औसत चाल होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे सवालों में दोस्तों आपको दूरी से मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपको देखना है कि दूरी समान होनी चाहिए। जितनी दूरी पहले तय करा है मतलब गया है उतनी दूरी से वापस आए। ठीक है, सिर्फ आप लोग ये देख लीजिएगा और फार्मूले को याद कीजिएगा, इस फार्मूले को, और इससे आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। आप दोस्तों यहाँ पर सवाल को पहले अच्छी तरीके से समझिएगा, तभी आप सवाल को लगा पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा a√2 इकाई है, वृत्त की परिधि की माप ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, उसके अंदर एक वर्ग है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, और इसके अंदर एक है वर्ग।
इस प्रकार से क्या है इसके अंदर एक वर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से वर्ग है मतलब ये ठीक है, यहाँ से मतलब टच हो रहा है यहाँ पर भुजाएं, ठीक है, ये वाली भुजाएं टच हो रही है इसकी, ये आपका इसके अंदर वर्ग है। और कह रहा है वर्ग की भुजा a√2, मतलब आपकी भुजा कितनी a√2, ये वाली भुजा भी है, ये वाले भी a√2 है, तो सभी भुजाएं इसके वर्ग की हैं a√2। आपसे पूछा गया वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से इसका ये निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं, वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों आपके लिए हो रही है कर्ण, और कर्ण के लिए आपको लंब आधार रखा है, लेकिन 90 अंश का कोण बन रहा है, तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना आएगा आपका ये वाला बराबर अंडर लंब स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, ये करेंगे आप लोग। तो क्या करेंगे, आपका आएगा दोस्तों 2a² प्लस का 2a², तो आएगा अंडर√4a², तो इसका मतलब आएगा सिर्फ 2a, तो आपका कर्ण निकल के आया है 2a, ठीक है। ये कर्ण आपका निकल कितना आया है 2a, मतलब ये पूरा आपका विकर्ण कितना हो गया 2a हो गया। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ से निकालना क्या है, यहाँ से दोस्तों आपको सिर्फ चाहिए है त्रिज्या, आपको सिर्फ इतनी चाहिए, इतनी दूरी, इतनी होगी त्रिज्या। देखिए पूरा है 2a, तो आपका इतना सिर्फ ये हो जाएगा, इतना सिर्फ ये हो जाएगा, इसकी त्रिज्या आपकी हो जाएगी, रेडियस आपकी होगी, ये बात समझिए बताइएगा, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। इसका विकर्ण है आपका 2a, तो इसकी आधी दूरी आपकी होगी a, और a आपकी क्या होगी, वही आपकी हो जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ पर दोस्तों आपने r का मान निकाल लिया है a, ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। आपसे कहा गया वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr, ये होता है फॉर्मूला। तो आपका हो जाएगा 2π और r का मतलब है a, तो आपका यही वाला करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2πa इकाई, ठीक है। वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2πa इकाई, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आ चुका है, और देखिए बहुत से बच्चों को त्रिकोणमिति नहीं आती है, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, आप लगाएंगे तो लगाना सीख जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है अंडर√3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो आपको दोस्तों यहाँ से sin थीटा और cos थीटा के मान निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो पहले आप लोग यहाँ पर सीख लीजिएगा। देखो दोस्तों लिखेंगे दोस्तों अंडर√3 tan थीटा, ठीक है, बराबर को ये दे रखा है, तो ये मत नोट करिए, आप सीधे नोट करिए कि अंडर√3 होएगा पे वाला। और देखिए tan थीटा होता क्या है, ये दोस्तों होता है sin थीटा और बटा होता है cos थीटा, ठीक है, आपको पता भी होगा ये होता है बराबर। आपका आगे लिखा है 3 और लिखा है दोस्तों sin थीटा। अब यहाँ पर दोस्तों एक काम करेंगे हम लोग यहाँ से दोस्तों sin थीटा से आपका sin थीटा कैंसिल करेंगे, और दोस्तों ये जो आपका √3 है इससे आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा √3, ठीक है। अब वो भी किधर होगा, ये वाला जो है रुक जाइए भी देखिएगा, ठीक है, हाँ इतना आप कर लेंगे। अब दोस्तों देखिएगा इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा आगे देखेंगे, नहीं तो दोस्तों आप लोग गड़बड़ हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोग भूल जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोस्तों आपका है अंडर√3, ठीक है, और दोस्तों देखिए बराबर आपका हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर हम कर लेंगे 3। अब आप बात समझ पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 3 को नीचे ले आए, cos थीटा को ऊपर ले गए, ये तो आप कह लेंगे 3 को नीचे लाए और cos थीटा को ऊपर ले गए। अब दोस्तों यहाँ पर हम कर सकते हैं एक काम, यहाँ पर दोस्तों इससे काट देंगे तो 1 बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा अंडर√3 बार, ठीक है। तो आपका यहाँ से निकल के आया है 1/√3। ये बात आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से दोस्तों आप लंब निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, क्या होता है अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब अंडर√3 का उसका 3 और माइनस आधार स्क्वायर मतलब 1, तो आपका होगा अंडर√2। आपने निकाल लिया लंब कितना है अंडर√2 है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं sin थीटा कितना होगा, देखिएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब है अंडर√2, कर्ण कितना है अंडर√3, तो आपका दोस्तों sin थीटा का मान आ गया है अंडर√2/3। यहाँ दोस्तों आपको cos थीटा का मान आया है 1/√3। अब आपको निकालना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा करेंगे आप लोग, जो आप कितना होगा दोस्तों, तो आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 2/3, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा का मान होगा 2/3 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा दोस्तों 1/3। ये बात आपके समझ में आ रही है दोस्तों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। पहले मैंने इसका स्क्वायर किया तो आपका हुआ 2/3, फिर मैंने इसका स्क्वायर किया तो आपका हुआ 1/3। यहाँ से आपका हल होकर निकलेगा 1/3, और तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 1/3 ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला आपके लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पर आ चुके हम लोग हैं, और 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है सवाल। पहले तो आप लोग सवाल को पढ़िएगा अच्छी तरीके से, ठीक है, तो सवाल आपसे जल्दी लगेगा। अगर आप सवाल को सही से नहीं पढ़ेंगे तो सवाल में आपको करना टाइम लगेगा। करा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तब इस प्रकार के विक्रय से विक्रेता को होता है लाभ होता है या हानि होता है, अगर होता है तो कितने % होता है, आपको ये सब बताना है। तो सबसे पहले मानेंगे हम लोग लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और आप सभी को पता होता है
कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मानते हैं हम लोग, सीपी मानते हैं हमेशा 100 रुपये, ठीक है, 100 मान लिया। तो आपका अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना होगा, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, मतलब 100-200 का। फिर दोस्तों यहाँ कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। आप सभी को पता होता है कि डिस्काउंट हमेशा ईएमपी पे मिलता है, मतलब अंकित मूल्य पे मिलता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग एसपी निकाल सकते हैं। एसपी कितना निकलेगा आपका, 110 रुपये है, और इसमें आपको 10% की छूट दी जा रही है, मतलब 90% पर आप निकालेंगे एसपी। मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों। एमपी होता है हमेशा 100% पर, आपको एसपी चाहिए। एसपी होता है जितना डिस्काउंट होता है उसको माइनस करते हैं, तो 100 से 10 क्या 90, तो आपका एसपी जो आएगा वो 90% आएगा निकल गया। तो 110 का हम निकालेंगे 90%, तो हमारा सिर्फ कितना आएगा, देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैसे खत्म होंगे, ठीक है, आपका बचेगा सिर्फ 99 रुपये। तो आपका दोस्तों एसपी आ गया है 99 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो विक्रेता को होता है, आपसे पूछा गया विक्रेता को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ उसने लागत थी उसकी, और उसमें 99 बेची है। बात समझिए, 100 रुपये की चीज़ लाया था, मतलब लागत थी उसकी 100 रुपये, और उसने दी कितने की, 99 की। तो इसमें 1 रुपये का उसे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। घाटा का मतलब हुआ हानि हो रही है, तो उसे 1 रुपये की हानि हो रही है। आपसे पूछा गया परसेंट में। अब दोस्तों जब 100 रुपये की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये 1 रुपये ही 1% आपका काम करेगा, ठीक है। 1 रुपये आपके 1% का काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1% की हानि उससे हो रही है, ठीक है, 1% की हानि। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ चुका है, और इसको हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसके लिए क्या आपका करेक्ट होगा, ये भी आप देख लीजिएगा। करा दोस्तों ए और बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को ए बी सी तीनों मिलकर कितने हैं पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सवाल देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन लगाने में बहुत सिंपल लगेगा आपसे सवाल। ए और बी एक काम को 15 दिन में करते हैं, इसका मतलब दोस्तों ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, नोट कर दिया हमने। फिर करा बी और सी 10 दिन में, तो बी और सी 10 दिन में करते हैं। फिर करा ए और सी 12 दिन में, ए और सी 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या करें, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो आपका आएगा देखिए 60 आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। लासा कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा यहाँ पर। देखिए 15 चक्को होता है 60, 10 छंगा होता है 60, 12 पंचे होता है 60, तो आपने इतना कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी क्या निकल गया, हमारी यहाँ निकल गया एफिशिएंसी, ये हमारी क्या आई निकल गई, ये आई आपकी एफिशिएंसी, आपका वर्क पूरा ये है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ए बी सी की निकालनी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर देखेगा ये 2 बार आया है, इस बार तो बी आपका 2 बार आया है, सी आपका 2 बार आया है, तो सब कुछ 2 बार आया है, इसका मतलब दोस्तों 2 कॉमन लेंगे, तो आपका बचेगा यहाँ पर ए प्लस का बी प्लस का सी। इसकी एफिशिएंसी टोटल निकालिएगा, तो आपकी ये लिखी हुई है, लिखिए 4 6 10 5 15, तो आपकी इसकी 15 देखिए आपको एफिशिएंसी। बात समझिए, मैंने एफिशिएंसी को जोड़ दिया, 15 हो गया। यहाँ दोस्तों आप निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका हाफ हो जाएगा, हाफ का मतलब 7.5 आपका निकल गया यहाँ पर। अब दोस्तों 7.5 आपका निकल गया एफिशिएंसी। आपसे इन्हीं का पूछा गया है कि ये कितने दिन में काम कर पाएंगे, तो अब सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया यहाँ पर। हमें पता होता है दोस्तों टाइम और क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है 60, ठीक है, तो थोड़ा नीचे लिखेंगे, देखिए 60 वर्क आपका है, एफिशिएंसी आपकी टोटल आ गई 7.5। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 अपना 75 होता है, अब 15 चक्को होता है 60, तो हो गया आपका 40/5 हो गया, 5 से काटेंगे आएगा 8, ठीक है, तो आपका आएगा 8 दिन, ठीक है। तीनों मिलकर काम कर सकते हैं 8 दिन में, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। 8 दिन में तीनों मिलकर काम को कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर दोस्तों सवाल को देखिए, दोस्तों सवाल को देखिए, पढ़िएगा पहले, उसके बाद में दोस्तों आप इसका आंसर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल कर रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। परिधि वृत्त की क्या होती है, 2πr, क्या होती है 2πr, बराबर है क्षेत्रफल क्या होता है πr²। और दोस्तों ये दोनों कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो आप देखिए पाई से आप पाई कैंसिल करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर आर से आप लोग आर इसको कैंसिल करेंगे, तो आपका बचेगा आर कितना आएगा आपका यहाँ पर निकल के, आर आपका निकल गया दोस्तों यहाँ पर आएगा 2, आर आपका निकले 2 आ गया। आपसे पूछा गया क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, तो पाई गुणा r² का मतलब 2 का स्क्वायर, तो आपका उसमें होगा 4π, ठीक है, 4π आपका करेक्ट आंसर होगा, 4π वर्ग यूनिट। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 4π यूनिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल अगर आपके समझ में ना आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इस सवाल को दोबारा बताऊँगा, ठीक है, कल की वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, जिससे कि आपको कोई समस्या ना रहे। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा,
और दोस्तों इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको एयरफोर्स बायोग्राफी की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, आपके लिए सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, लगभग 5 दिन बचे हुए हैं। और दोस्तों इतने दिन भी आपके पास रह गए हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी और भी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है दोस्तों, तो मेरे चैनल पर इस पर लगभग 300 प्लस मॉक टेस्ट पड़ चुके हैं, ठीक है, एयरफोर्स बायोग्राफी के। अगर आप इनमें से लगभग 100 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं अगर, तो आप लोग एयरफोर्स बायोग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देर मत करिएगा, फटाफट से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा और वहाँ पर आपको इनका लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, किस टाइप के आपको वहाँ मार्क टेस्ट मिले हैं, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर चाहे आप सॉल्व करें चाहे ना करें, एक बार देख लीजिएगा कि आपको कैसा वहाँ पर पढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि ABC बराबर 0 है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, A+ भी यहाँ लिखा है, B+ यहाँ लिखा है, C+ यहाँ निकाल रहे हैं, तो यहाँ से आप इनका मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, जैसे आपको पहला लिखा है A+ B+ से 0 है, तो अगर आप यहाँ से A+ B निकालें तो आप कितना होगा, हो जाएगा -C हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ रहे हैं आप लोग, इस वाले से आप देखेंगे तो आपका C उधर जाएगा, -C हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम B+C करें कितना होगा, तो ये हो जाएगा -A। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर C+A करें, कितना होगा, तो होगा -B। ये बात दोस्तों सभी के समझ में आ रही है, आप पहले बताइएगा। ये बात जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये बात समझ में आ रही है, कहाँ से लिखी है, ये मैंने दोस्तों पहली वाली लाइन से इससे लिखी है, ठीक है, पहली वाली लाइन से दोस्तों मैंने ये बात यहाँ से निकाल दी है। अब दोस्तों अब हम इसको देखेंगे, इसका मान निकालना है, इसको देखेंगे, लिखा A+ B -C, A+B की जगह लिखेंगे -C। और दोस्तों एक बार -C आपका और है, तो -C, ठीक है, क्या लिखेंगे, -C और -C, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इस प्रकार दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए B+C लिखा है, B+C को लिखते हैं -A, देखिए तो -A और -A का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। और सो यहाँ पर आप देखेंगे C+ A यहाँ -B है, तो -B और -B का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका होगा -2C का होल स्क्वायर होगा, प्लस का होगा दोस्तों -2A का होल स्क्वायर होगा, और प्लस का होगा दोस्तों -2B का होल स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका उसमें आएगा यहाँ पर 4C² प्लस का 4A² प्लस का 4V²। और दोस्तों आप यहाँ पर अगर 4 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा दोस्तों A² प्लस का B² प्लस का C²। यही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर का दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर C वाला दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 120 और 300 के बीच के पूर्ण वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 120 और 300 के बीच के पूर्ण वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मतलब ये है कि 120 के बाद वाला और 300 से पहले वाला कौन कौन संख्या ऐसी है जो वर्ग संख्याएं हैं। जैसे आप सभी को पता होता है कि 11 का वर्ग कितना होता है, 121, तो ये इसके बीच में आ जाएगी। और उसी पर आपको पता है देखिए 17 का कितना होता है वर्ग, 289, ठीक है, ये आएगी। और 17 के बाद 18 का होता है 324, तो इससे ऊपर हो जाएगी। तो आपको इन दोनों संख्याओं के मतलब इन दोनों संख्याओं को ऐड करके इनके बीच के जितनी वर्ग संख्याएं हैं उन सभी को लिखना है और उन सभी का वर्ग करके आपको इसका योग निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आप 11 का वर्ग से लेकर और 17 के वर्ग तक के सभी वर्गों को आप यहाँ पर लिखेंगे और इन्हें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और वही आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, 11 के स्क्वायर से लेकर क्या करेंगे हम लोग 17 के स्क्वायर तक को लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 होता है 256, 17 होता है 289। इतना हमने लिख लिया है। अब इसको आप ऐड करेंगे, यही आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 4 1 5, 5 9 कितना 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 6 कितना हुआ 31, 31 9 40 का 0 वहाँ से लगा 4। आगे देखिए 4, ठीक है, 4 और 2 6, 6 4 10, 6 16, 16 9 25, 25 2 27, 27 5 कितना हुआ 27 5, तो हुआ कितना हुआ देखिए 32, ठीक है, 32 8, 40 का 0 वहाँ से लगा 4, 4 1 5 1 6, 1 7 8 2 10 और 4 14। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका जो आपका ऐड है वो आ रहा है 1400। और दोस्तों यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर C वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 1400। तो पूर्ण वर्गों का योग कितना होगा 1400, ऑप्शन नंबर B वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन ये है जो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इस सवाल को लगाइएगा, उसके बाद दोस्तों आपको एक क्वेश्चन इसके बाद में और मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। दोस्तों आप सभी को पता होता है सिलेंडर कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है, मतलब बेलना का होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है दोस्तों πr²h। दोस्तों जब कभी भी आपसे कहा जाए आयतन में कितना परिवर्तन होगा, कितने % बढ़ेगा कम होगा, तो आपको दोस्तों यहाँ पर पाई जो आपके यहाँ लगी हुई है
आपको पाई से कोई मतलब नहीं होता है, आपको सिर्फ आर और एच से मतलब होता है। ठीक है, किससे होता है? आर और एच से। पहले दोस्तों कह रहा है 50%। पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए 50% को भिन्न में चेंज करें कितना होगा? 1/2। ठीक है, 50% का मतलब 1/2। पहले कह रहा है दोस्तों, देखिए आप एक तरफ लिखेंगे त्रिज्या, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे आर, एक तरफ लिखेंगे एच, एक तरफ लिखेंगे आर, एक तरफ लिखेंगे एच, और एक तरफ लिखेंगे दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई तो लिखेंगे नहीं, तो आपको निकालना है दोस्तों आर स्क्वायर एच। ठीक है, बात समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? यहाँ पर निकालना आपको है आर स्क्वायर एच। देखिए आर पहले कितनी थी? कह रहा है कि 50% कम कर दी जाती है। 50% कम का मतलब 1/2 आधी कर जाती है। मतलब पहले अगर 2 थी तो फिर कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अगर पहले त्रिज्या 2 है तो कितनी हो गई? 1 हो गई त्रिज्या। और दोस्तों अगर ऊंचाई की बात करें 50% बढ़ा दी जाती है। बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर पहले 2 थी तो हो गई 3। ठीक है, आधी और बढ़ा दी गई तो 3। तो मतलब देखिए 2 थी, 1 बढ़ाई गई, 3 हो गई, तो 2 से हो गई 3। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है? यहाँ पर आपको निकालना है इसका आयतन। ये आपने इसका फॉर्मूला लिख लिया है। देखिए पाई को मैंने हटा दिया है क्योंकि दोस्तों पाई से मतलब नहीं होता है, सिर्फ आर स्क्वायर एच को हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर, तो आप 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 4, और फिर 2 की गुणा करें तो आपका होगा 8। पहला वाला 8 होगा, ये वाला आपका 8 होगा। और नीचे ये तो देखेंगे तो कितना होगा? 1 1 का 1 और 1 3 3, तो आपका होगा 3। तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है कितना इसमें अंतर हो गया। पहले था 8, फिर हो गया 3, तो यहाँ पर कितना कम हो गया? कितना कम हुआ यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर बताइएगा फटाफट से कितना कम हुआ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कितना 5 कम हो गया। तो आप लिखेंगे 5। पहले था कितना ये आपको देखना है, 5 कम हो गया। पहले कितना था? 8 था, गुणा कर दीजिए 100 से। अब आप दोस्तों इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इसको हल करिएगा, इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। देखिए 4 दूना 8, ये जाएगा 4 25 जाएगा 2500। तो देखिए 25 पंचे होता है 125 बटा होता है 2। तो यहाँ से आपका आएगा दोस्तों 62.5%। यही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसमें आयतन में 62.5% की कमी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आ चुका है। सवाल को पढ़िएगा। कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस दोस्तों सवाल का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही आप ये बताएंगे आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से अगर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं।